Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter work, energy and power. और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कोलिजन। क्या है? कोलिजन, जिसे हिंदी मीडियम टक्कर की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं टक्कर दो तरह की होती है ना? कितनी तरह की होती है? टक्कर होती है आपकी दो तरह की, एक अच्छी वाली टक्कर और एक बुरी वाली टक्कर। अरे रे रे रे, कहां पहुंच गए? टॉपिक से भटक गए। फिजिक्स में आना है हम लोगों को, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एटसेट्रा, ह्यूमैनिटीज, उन सब्जेक्ट में नहीं जाना है। यहां पर टक्कर कुछ अलग है। अच्छा, टक्कर का सामना बहुत बार आप लोगों का हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो अभी हम लोग बात करते हैं ये जो टक्कर होती है, जो कोलिजन के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो कौन सी टक्कर के बारे में बात करते हैं? तो हम लोग यहां पर फिजिक्स में टक्कर की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स में टक्कर की बात जरा समझने की कोशिश करते हैं, भैया कैसे वाली टक्कर होती है जो फिजिक्स में होती है। तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि जो हमारा कोलिजन हो रहा है, वो कोलिजन के अंदर में कम से कम दो बॉडी चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल सही बात है। टक्कर तो तभी होगी ना जब कोई एक चीज दूसरे चीज से टकराएगी। इट मींस कम से कम दो चीजें यहां पर चाहिए, दो बॉडीज यहां पर होनी चाहिए, और दो बॉडीज होंगी तभी यहां पे टक्कर होगी। अच्छा, अब जो टक्कर होती है, तो टक्कर में जो दो बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, तो वो मिला के एक सिस्टम बना लेती हैं, और दो बॉडीज के मिलने पर एक सिस्टम बन गया। इसका मतलब इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, और नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया मतलब यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। अब यहां पर हम लोगों को मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगाना है। इतनी बात पहले से गांठ बांध लीजिए। बांध ली? कितनी गांठ लगाई है इसमें? एक की दो? चलो आपकी मर्जी है, जो जितनी गांठें आप बांधना चाहते हैं उतनी गांठें आप बांध लीजिए। हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, हम उस पर कोई ऐतराज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब बेसिकली क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, या फिर बोले डायरेक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, ऐसे भी बोल सकते हैं कोलाइडिंग बॉडीज। कोलाइडिंग बॉडीज की जो डायरेक्शन होती है टक्कर के समय, उसके बेसिस पर हमारे पास में दो तरह की टक्कर होती हैं। एक होती है आपकी हेड ऑन कोलिजन जिसे हम लोग कहते हैं, और एक होती है ऑब्लिक कोलिजन। तो भैया एक टाइप है आपका हेड ऑन कोलिजन, और दूसरी होती है आपकी ऑब्लिक कोलिजन। हिंदी मीडियम सीधी टक्कर और तिर्यक टक्कर। सीधी टक्कर, और यहां पर आपके पास में है तिर्यक। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में बहुत ही आसान है। हेड ऑन, हेड ऑन मतलब ये मान के चलिए सर से सीधा सर टकरा जाए तो उसे कहेंगे हेड ऑन टक्कर, और ऑब्लिक मतलब तिर्यक मतलब टेढ़ी टेढ़ी वाली जो टक्कर है, मतलब दो ऑब्जेक्ट जब किसी एक एंगल पर आके टकराएं तो उसे हम लोग कहेंगे ऑब्लिक कोलिजन या तिर्यक टक्कर। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो अब जब टक्कर की जब बात होती है ना, तो यहां पर क्या होता है ना, एक पॉइंट होता है जिसे लाइन ऑफ मोशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लाइन ऑफ मोशन। मतलब जैसे मान के चलो ये दो बॉडी है, ठीक है, ये दो बॉडी है। अब ये दोनों ऐसे चल रही हैं, मान के चलो इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2, ये दोनों एक ही लाइन में चल रही हैं। और जब टक्कर होगी तो जिस इंस्टेंट पर ये टक्कर हो रही है उस इंस्टेंट पर ये दोनों बॉडीज एक ही लाइन पर हैं। यस और नो? मैं बोला सही बात है। तो ये वाली जो टक्कर है वो है आपकी हेड ऑन कोलिजन या सीधी टक्कर। अब मान के चलो ऐसा ना हो जाए और कुछ ऐसा हो जाए कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है, तो क्या होगा भैया? देखो ये इसकी लाइन ऑफ मोशन हो गई, ये इसकी लाइन ऑफ मोशन हो गई, और इस जगह पर जब ये टकरा रही होंगी तो क्या हो रहा होगा? कुछ ऐसे मान के चलो ये दोनों टकरा गई, तो यहां पर जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है, देखो ये आपका लाइन ऑफ मोशन हो गई। अब लाइन ऑफ इंपैक्ट देखो, इस जगह पर लाइन ऑफ इंपैक्ट बन रही है। यस और नो? डॉट डॉट में मैंने आपको लाइन ऑफ मोशन दिखा रखी है।
तो इनके बीच में एक एंगल बन जाता है, तो ऐसी टक्कर को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ऐसी टक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कोलिजन। ऐसा हम लोग यहां पर नाम देते हैं। ये एक बेसिक सिंपल सा प्रिंसिपल है, और मेनली आपको मैं बता दूं, ऑब्लिक कोलिजन वाले जो सवाल हैं वो आपको मोस्टली नहीं पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, आपको मेनली पूछा जाएगा वो रहेगा हेड ऑन कोलिजन, और उसी से रिलेटेड सवाल भी आपको बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर सी बात है। एट द एंड आपको फॉर्मूला याद रखना है, उससे ज्यादा इसमें और कुछ है नहीं। अब यहां पर आपको यदि बुकलेट वगैरह उठा के देखो तो बुकलेट के अंदर में इंपैक्ट पैरामीटर के बारे में बताया गया होगा, और इंपैक्ट पैरामीटर जो होता है वो हेड ऑन कोलिजन के लिए इंपैक्ट पैरामीटर 0 होता है। इसके लिए जो इंपैक्ट पैरामीटर की जो हम लोग बात करते हैं वो b से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 होता है। बेसिकली क्या है, मान के चलो इसकी रेडियस है r2, इसकी रेडियस है r1, तो अब ये तो दोनों क्या है, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, एक ही लाइन पर है। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूं तो यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये और ये, इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी देखो, इन दोनों के सेंटर के बीच कितनी दूरी आ रही है, तो भैया यहां पर ये इंपैक्ट पैरामीटर b बन रहा है। अब ये मेनली जो b है, मैंने तो ये ऐसे दिखा दिया। ठीक है, अब एग्जैक्टली ऐसे टक्कर नहीं होगी। बेसिकली जो आपका इंपैक्ट पैरामीटर होता है वो 0 से तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन r1 प्लस r2 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये आपका इंपैक्ट पैरामीटर का फंडा है ऑब्लिक कोलिजन के लिए। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाने वाला है भैया आपसे कि क्या होने वाला है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हम लोग जो मेन बात करते हैं, ये वाली टक्कर जो है, इसके अंदर में एक और पॉसिबिलिटी बनती है। वो ये है कि मान के चलो ये जो हेड ऑन कोलिजन होती है, बेसिकली इसे हम लोग वन डायमेंशनल कोलिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल कोलिजन। वन डायमेंशनल कोलिजन भी बोलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 2D टक्कर भी हो सकती है और 3 डिमेंशनल टक्कर भी हो सकती है। 2 डिमेंशनल भी हो सकती है और 3 डिमेंशनल भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये एक आपका तरीका हो गया, ये एक आपका टाइप हो गया, हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन। बेसिक सिंपल सी बात थी। अब हम लोग बात करते हैं अगले वाले पर, और ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, या और ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक और टक्कर का टाइप है यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर आपकी टक्करों के फिर से क्लासिफिकेशन किए गए हैं, और ये क्लासिफिकेशन है आपके 3 टाइप के। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के ये क्लासिफिकेशन यहां पर किए गए हैं। चलो भैया, ये 3 टाइप के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, जरा हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो भैया एक होता है आपके पास में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। दूसरा जो टाइप होता है उसे हम लोग बाद में लिखेंगे, तीसरे को पहले लिख लेते हैं, और ये होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, स्पेलिंग हो सकती है गलत हो, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। और इन दोनों के बीच में एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं पार्शियल इलास्टिक। इसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल इलास्टिक, या फिर हम लोग कई बार सिंप्लिसिटी के लिए सीधा सीधा इन इलास्टिक कोलिजन भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन परफेक्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं। पार्शियल इलास्टिक और पार्शियल इन इलास्टिक, या आप सिर्फ इन इलास्टिक वर्ड भी हम लोग कई बार यूज कर लेते हैं, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक में इसमें सारी चीजें बोली हुई जाएंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं किस चीज का? आपने कभी एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मान के चलो आपके पास में एक है टेनिस बॉल, एक है आपके पास में ये हार्ड बॉल जो होती है ना, रबर वाली नहीं, ये क्रिकेटर खेलते किससे खेलते? लेदर बॉल से, बराबर ना। एक आपके पास में लेदर बॉल, और एक है आपके पास में डांसिंग बॉल है, मान के चलो डांसिंग बॉल। डांसिंग बॉल कौन सी होती है? वो देखो, आपको मालूम होगा जब आप छोटे हुआ करते थे तो वो 5 रुपए की या 10 रुपए की इतनी छोटी सी गेंद आया करती थी, वो बहुत उछला करती थी, बराबर है।
तो उसको डांसिंग बॉल बोलते हैं, पता नहीं और भी कोई नाम होगा, डिस्को बॉल होगा, डांसिंग बॉल होगा, वॉट एवर इट बी द नेम। और एक हम लोग क्या करते हैं, घर में आपके आटा तो रहा होगा, और घर में यदि आटा है तो उस आटे की मदद से जब रोटी बनती है तो रोटी बनने से पहले, रोटी बनाने से पहले एक गोला बनता ही नहीं बनता है, तो वो गोले है, वो गोला है, मतलब हमारे पास में एक है आटे की गेंद, आटा बॉल। ठीक है, ये 4 बॉल मैंने ले ली यहां पर, एक टेनिस बॉल, एक लेदर की बॉल, एक डांसिंग बॉल और एक आटा बॉल। अब देखो मैंने क्या करना है, मैंने क्या किया, टेनिस की बॉल, देखो ये चारों बॉल एक हाइट पे लेके आया मैं, और मैंने टेनिस की बॉल को छोड़ा, नीचे जाएगी, टप्पा खाएगी और टप्पा खा के ऊपर आएगी। फिर मैंने लेदर की बॉल को छोड़ा, नीचे जाएगी, टप्पा खाएगी, ऊपर आएगी। फिर मैंने डांसिंग बॉल को छोड़ा, यहां से नीचे जाएगी, टप्पा खाएगी, ऊपर आएगी। और फिर मैंने आटे की बॉल को छोड़ा, टप्पा खाएगी और उसके बाद में वो ऊपर आएगी, क्या नीचे चिपक जाएगी। सर हमने तो आटे की बॉल को एकदम सुखा लिया है। अरे मैं बोल रहा हूं ताजा ताजा, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था, रोटी बनाने जा रहे हो, रोटी बनाने समय जो गोला बनाया था उस गोले को उठा के लेके आना है, वही आपके आटे की बॉल है। बातों को ध्यान से सुनना सीखो, नहीं तो कई लोग बोलेंगे हमने तो आटे को एकदम सुखा लिया था और उसमें हम लोगों ने थोड़ी सी रबर भी मिक्स कर दी थी, अब वो उछल के वापस आएगी। नहीं, एकदम कॉमन सेंस की वाली बातें करो, इधर उधर मत भटको। तो बोलो आटे की बॉल तो वापस लौट के आई नहीं, ये तो श्योर है, नीचे जाके चिपक गई। अरे नीचे जाके चिपकी कि नहीं चिपकी, बिल्कुल चिपक गई। अब हम लोग इन बची हुई 3 गेंदों पे बात करते, क्योंकि वो तो उछली थी। अरे उछलेंगी कि नहीं उछलेंगी, बिल्कुल उछलेंगी। अब हमने क्या किया, टेनिस बॉल, लेदर बॉल और डांसिंग बॉल को देखोगे तो आप पाओगे कि देखो जो डांसिंग बॉल है ना, वो लगभग जहां से छोड़ते हो लगभग वहां तक पहुंच ही जाती है, लगभग बोल रहा हूं मैं, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत कम रह जाएगी, आई नो दैट पर्सनल लेवल पर, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं लगभग वो लौट के आ जाती है। टेनिस बॉल क्या वहां तक आएगी, नहीं, टेनिस बॉल उससे और नीचे रहेगी, और जो लेदर की बॉल है वो तो बहुत कम उछलेगी जरूर, लेकिन बहुत ही कम उछलती है, ये बात आप जानते हैं। तो जो बाउंसर डाला जाता है उसमें मेहनत करी जाती है भैया, ऐसे नहीं बाउंसर लग जाता है, ऐसे थोड़ी बाउंसर बॉल फेंकी जाती है। जिन्होंने डाले होंगे बाउंसर उन्हें मालूम होगा, जो क्रिकेट प्रेमी हैं उन्हें मालूम होगा कि बाउंसर बॉल डालने में कितनी जोर से नीचे दबाना पड़ता है। जितनी तेजी से नीचे की तरफ दबाओगे उतनी तेजी से बॉल फिर वापस उछलेगी भी। अब उसमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है भैया, स्पीड भी मेंटेन रखनी है। एमी थोड़ी ग्लेन मैकग्राथ बाउंसर पे बाउंसर डाला करता था। शोएब अख्तर, आपको मालूम होंगे नाम। सर कोई इंडियन बॉलर का भी नाम बोल दो यार, जहीर खान, एकदम उछल के 4-5 फीट ऊपर उछल जाता था वो, जब ओवर में गेंद लेके आता था, एकदम ये उसकी स्टाइल थी पकड़ने की। हालांकि वो लेफ्टी था ना, हाँ जहीर खान लेफ्टी था, तो वो ऐसे पकड़ के लेके आता था, और जहां पे वो ओवर डालना है वहां पे उछल के कम से कम 3-4 फीट ऊपर उछलता था वो, और फिर तो बाउंसर बनता था। हम लोग कहां क्रिकेट सीखने लग गए भैया, आ जाओ इधर। तो ये आपने एक ऑब्जर्वेशन, ये मैंने सिर्फ आपको एक ऑब्जर्वेशन यहां पर करवाया है, सही बात है, ओके। चलो अब इस ऑब्जर्वेशन को दोबारा करते हैं। यही आपके पास में वही सारी 4 बॉल हैं वापस से। कई लोग बोलेंगे सर आटे की बॉल तो जमीन पर चिपक गई, अब उसको खुरेद के निकालना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं यार, इतना तो कर लेना मेहनत। अब हम लोग क्या करते हैं, अब बहुत ढेर सारा आटा लेते हैं और आटे की एक जमीन पर लेयर बनाते हैं। सूखा आटा मत लेना, गीला आटा लेना है, ठीक है, गीला आटा जिसकी रोटी बन सकती है अभी, वही वाला आटा। अब हम लोग अरे ऐसा एक लेयर सा बना लिया हम लोगों ने, मोटा सा लेयर बना लिया, ठीक है, मोटा सा लेयर बना लिया, पैड वैड के बराबर बना लो, उतने पे तो बॉल उचका लोगे, यस और नो। मैं बोला ठीक है सर, मम्मी बहुत मारेगी इतना आटा वेस्ट किया तो। और सर एक बात बताओ, जमीन पे कोई आटा बिछाता है क्या? पानी पूरी वालों से जाके पूछो, वो तो पैर से पूरा रौंद के ही पूरा आटा लगाते हैं, देखा है बहुत बार वीडियोस में। आपने सर आंखों से देखा है क्या? किसी पर इल्जाम मत लगाइए भैया, मैं बोल रहा हूं ना, मैंने वीडियोस में देखा है, मैं थोड़ी पानी पूरी की फैक्ट्री में काम करता हूं, मैं तो आपके सामने यहाँ पे काम करता हूं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अब मैंने फिर से वही 4 बॉल ली। आटे की बॉल की तो टेंडेंसी आपको मालूम है, वो तो भैया पहले ही चिपक गई थी वो नॉर्मल जमीन पे, अब तो ये तो पक्का चिपकने वाली है। अब इसके अलावा ये जो 3 बॉल है, यदि इतनी मोटी भी आपने लेयर बना रखी है, उस पर यदि डालोगे तो तीनों में से एक भी बॉल वापस लौट के नहीं आने वाली है। क्या ये बात आप जानते हैं? अरे जानते हैं या नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, श्योर है, मतलब बिल्कुल सही बात है। तो
इसी चीज के बारे में हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश करें। सर क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हमें तो कुछ हवा भी नहीं लगी। आप तो क्या आटे की बॉल, डांसिंग बॉल, टेनिस बॉल, लेदर बॉल, ये तो आप क्रिकेट की बातें कर रहे थे। ये टक्कर कहां से आ गई यहां पे बीच में? अरे भैया टक्कर हुई थी कि नहीं हुई थी? वो बॉल की जमीन से टक्कर हुई थी। अच्छा एक बात बताओ, कंचे खेले कि नहीं खेले? बहुत लोगों ने खेले होंगे बचपन में, भले अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे मैंने तो खेले थे भाई मैं तो खेलता था। ठीक है चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कर लो एक्सेप्ट, अब करो एक्सेप्ट, कितने लोगों ने खेले थे? चलो ठीक है, वॉट एवर इट बी। तो कंचे में कंचे को कंचे से जब मारा जाता है, क्या रिदिम बनी है? कंचे में कंचे को कंचे से जब मारा जाता है, कंचे से ही कंचे को मारोगे ना, तो बहुत तरह के खेल होते हैं। एक ऊपर से फेंकने वाला होता है, उसमें गोला बना के उसमें कंचे भर देते और ऊपर से ऐसे फेंक फेंक के कंचे निकालते गोले के बाहर। और एक नॉर्मल होता है, ऐसे करके ऐसे निशाना लगा लगा के कंचों को फोड़ते हैं, जो भी खेला होगा। तो उसमें बेसिकली और एक कंचा दूसरे कंचे से जाके क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है। अब उसमें जब टक्कर होती है तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, बहुत सारी क्या बनती हैं, पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती हैं? अब जो कंचे के माहिर खिलाड़ी हैं उन्हें मालूम होगा कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे नॉर्मली क्या होता है, ये एक कंचा है, ये एक कंचा है, और यहां पर ये आपके हाथ की वो उंगली है। हाथ तो मैं ड्राइंग मेरी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैंने इस कंचे से यहां से मारा तो ये क्या होता है, ये कंचा यहां पर रुक जाता है और ये कंचा उछल के भाग जाता है। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। मतलब देखो मैं हाथ पे करके दिखाने की कोशिश करता हूं, कंचे है नहीं भाई मेरे पास, अब मैं खेलता नहीं, बड़ा हो गया हूं। तो यहां पर एक कंचा रखा, अब यहां से आप इतना तो पास से नहीं मार रहे हो, तो मैंने दिखाने के लिए पास से बनाया है भाई। काफी दूर से मारते हैं तो क्या होता है कि ये कंचा जिसको आपने फेंका है, ये वाला, ये तो जाके यहां बैठ गया और ये वाला उछल के आगे चला जाता है। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि जब आपने कंचे को मारा तो ये वाला जो कंचा पहले जमीन पे रखा था वो इधर भाग गया और जिसको आपने मारा था वो इधर भाग गया। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, बराबर है। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जब आपने फेंक के मारा तो ये कंचा भी आगे गया, पीछे वाला भी कंचा आगे जाता है, दोनों की दोनों कंचे आगे की तरफ जाते हैं। एक पॉसिबिलिटी और बनती है, वो क्या होता है कि ये कंचा यहीं पे रखा रहता है, आपका कंचा ऊपर से आता है, उस पर टप्पा खाता है और टप्पा खा के आगे निकल जाता है। ये सब करने के लिए बहुत ही महारत हासिल होनी चाहिए, मतलब उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो कंचे बहुत हो गए, ये पॉसिबिलिटीज बन रही है कि नहीं बन रही है? बस। तो सर यहां पे कहां कोलिजन हो? अबे इतनी देर से टक्कर ही तो हुई, कंचे ने कंचे को कंचे से मारा तो टक्कर हुई कि नहीं हुई? तो बस उसी टक्कर की यहां पर बात करनी है। यदि आपने मन में कोई और टक्कर सोची हो तो बिल्कुल नहीं सोचनी है। चलो तो हम लोग अब इस डायग्राम को मिटा लेते हैं और हम लोग बात करते हैं आगे। देखो मेनली क्या है यहां पर, यदि मैं बात करता हूं, अरे मिट जा, हाँ भाई लो, हाँ भाई हम लोग आ गए। अब देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा है। बेसिकली देखो मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूं, फिर से वही कंचों को साइड में रख दो। हम लोग बात कर रहे हैं वो डांसिंग बॉल, वो आटे की बॉल और टेनिस बॉल, या जो भी बॉल आप लेदर बॉल जो भी कंसीडर करना चाहे आप उसको कंसीडर कर लीजिए। बेसिकली देखो जब आपने डांसिंग बॉल को यहां से छोड़ा, इस डांसिंग बॉल की जमीन से हाइट थी h, मतलब राइट नाउ मोमेंट दिस डांसिंग बॉल इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अब ये यहां से नीचे गई, जाके जमीन से टकराई, सिंस यहां पर ग्रेविटी है, ये मान के चलिए वैक्यूम है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मान लीजिए क्योंकि फिजिक्स ऐसी पढ़ी जाती है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? इस बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी थी डांसिंग बॉल की, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड से जस्ट टकराने से पहले यहां पर एनर्जी है mgh, यहां पर टकराने से जरा पहले एनर्जी है हाफ mv²। तो भैया मैंने बोला कि ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यस और नो? अब यहां पर सोचिए कि यदि ये डांसिंग बॉल यहां से उछल के वापस यहां तक आ रही है तो भैया टकराने के तुरंत बाद भी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए जितनी टकराने से पहले थी। ये भैया काइनेटिक एनर्जी है बिफोर टक्कर, और
ये वाली जो है वो है आफ्टर टक्कर। यदि ऐसा हुआ है तो ये गेंद वापस से उछल के सेम हाइट एच तक पहुंच जाएगी, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो वापस से इसकी बॉल की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या ये होते हुए आपको नजर आ रहा है? सोचिए, अरे सोचो 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 रे सोचो, हुआ कि नहीं हुआ? यस, ये कहानी हम लोगों ने पढ़ रहे हैं बाउंसिंग डांसिंग, अच्छा जो भी है ना, अब तो बाउंसिंग है। अरे वाह, मुझे वर्ड याद आ गया। देखो ऐसे ही होता है अचानक से, बाउंसिंग बॉल बोलते हैं उसको, डांसिंग नहीं। इतनी देर से मैं डांसिंग बोल रहा था और किसी ने टोका भी नहीं। सर हम कौन से टोक भी लेते आपको पता चलता? अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम। ओके, ये एच हाइट से सेम हाइट पे है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच है। और ये आपकी या तो टेनिस बॉल है या फिर आपकी लेदर की बॉल है, जो भी बॉल आपको पसंद हो। और ये भी बॉल पसंद नहीं आ रही हो तो हॉकी वाली बॉल ले आना, प्लास्टिक की होती है, मोटी सी, इतनी मोटी ऐसी प्लास्टिक की बॉल होती है, ठीक है, वो लेके आ जाना। अब इसको यहां से छोड़ा तो ये यहां पर बिफोर टक्कर, मतलब बॉल के टकराने, जमीन से टकराने से बस इतू सा पहले, इतू सा टकराई नहीं, टकरा इतू सा पहले यहां पर इसकी एनर्जी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर है। अब क्या हो जाएगा, टक्कर होगी, और टक्कर के बाद आपको मालूम है ये टक्कर के तुरंत बाद में भी लगभग हम लोग उतना ही मान लेते हैं, लेकिन इतना श्योर है कि अब टक्कर के बाद में यहां पर ये हाफ एम वी डैश का स्क्वायर आएगी, क्योंकि मैं जानता हूं टक्कर के बाद में ये बॉल जो है वो एम जी एच डैश पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, क्योंकि यहां पर ये बॉल वापस उसी हाइट तक लौट के नहीं आएगी, चाहे टेनिस हो चाहे लेदर हो। अब यदि कई लोग बोलेंगे सर मैं तो जोर से फेंक के मारूंगा, जोर से फेंक के मारने की बात नहीं चल रही है यहां पे, क्योंकि यदि आपने जोर से फेंक के मारा तो आपने उसको ऑलरेडी कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दी। बात समझ में आ रही है? तो भैया मैं जीरो काइनेटिक एनर्जी पे हूं, पोटेंशियल एनर्जी है बस उसके पास में, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है? ओके, तो भैया ये वाली सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो गई, यहां पर क्रिएट हो गई, मतलब ये एच डैश हाइट पर पहुंचा और ये एच डैश जो है वो लेस देन एच है। इस वाले केस में एच डैश बराबर एच ही है, जिसे मैं यहां पर एच डैश मान लेता हूं। देखो लो यहां पर कर दिया एच डैश, ठीक है, आपकी खुशी की खातिर, आपकी खुशी के खातिर। ओके, तो अब यहां पर इतना तय है कि भैया इस बार जो है टकराने के पश्चात इसकी काइनेटिक जो एनर्जी है और ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है क्या ये सेम है? तो भैया यहां पर काइनेटिक एनर्जी बिफोर टक्कर इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टक्कर, है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? श्योर है? सेम नहीं है। कुछ तो भी हद तक मैं बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर टक्कर इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टक्कर, यस और नो? तो मैंने बोला कि भैया ये वाली बात तो सही है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं इसमें, सर क्या ये सब कुछ सही चल रहा है? नहीं, मैं देखो ये हेडिंग डाल रही है वो अलग बात चल रही है, मैं एकदम और आगे चल के जा रहा हूं परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या बोलते हैं एग्जैक्टली हम लोग यहां पर जब बात करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, एग्जाम्पल देते समय मैं भले ही बोल रहा था लेकिन यहां पर कुछ थोड़ा सा ना एम्बिग्यूटी है, मतलब थोड़ा सा कैसे बोल सकते हैं कि ये है, मतलब एक प्लास्टिक वर्ड और होता है जिसको हम लोग यहाँ पे पकड़ते ही नहीं है, मतलब प्लास्टिक करके भी वर्ड होता है प्लास्टिक, तो उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अब एक ऐसी चीज निकल के आती है जिसको हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये जो अंतर है ना, ये यहाँ पर आया, अब हम लोग वापस से करते हैं तभी आपको समझ में आएगा, लोग कर देते हैं पहले उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर ये ग्राउंड लगा दिया, ये वही सेम एच हाइट पर आपकी एक बॉल है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी है आपकी mgh, ठीक है। ये यहां से रिलीज करी टक्कर से जरा पहले, बिफोर टक्कर यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी भैया हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, मतलब सही बात है। अब जस्ट टक्कर के तुरंत बाद में
टक्कर के तुरंत बाद में यहां पर क्या हो रहा है, ये यहां पर है और मान के चल रहे हैं ये आफ्टर टक्कर है, यहां पर आफ्टर टक्कर एकदम इत्तू सी उठी है, एकदम ना के बराबर उठती है। बेसिकली क्या होता है, आइडियली हम लोग क्या मान के चलते हैं कि भैया जब हम लोग बिहेवियर में देखते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का ये मतलब नहीं है सर आपने कब बताया परफेक्टली इलास्टिक वो है करके, मैं बताया नहीं, लेकिन आप उसके सेंस को समझ चुके होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, तो मैं उनके सेंस को समझ चुके हैं तो मैं उसकी दाद देता हूं आपको। अब दाद निकाल के नहीं दूंगा, आ जाओ। तो होता यह है कि भैया मतलब यहां पर यह है कि भैया काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। बिल्कुल जीरो नहीं होती है, थोड़ी सी उठती है वो बॉल। ये ऐसा मान के हम लोग यहां पर चल रहे हैं। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? तो ये तीन तरह की टक्कर हो गई, यहां से आपको एक आइडिया लग गया होगा। और वो आइडिया क्या है कि भैया काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन यदि बराबर हो जाए, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बराबर हो जाए, तो ऐसे कोलिजन को हम लोग नाम देते हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक या पार्शियल इलास्टिक में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज मोर या ग्रेटर देन कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बट ये जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होता है, मतलब 10-20%, 30%, 40% का क्या हो जाता है, यहां पर लॉस हो जाता है। लेकिन जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू आफ्टर कोलिजन, मतलब 80, 90, 95% तक क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। ये यहां पर एक बात होती है। दूसरा एक और यहां पर एक पॉइंट निकल के आता है जो कोलिजन मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, पार्शियल इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को डिफाइन करता है। वो होता है क्या कि जब हमारे पास में ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की जब बात कर रहे होते हैं तो यहां पर क्या होता है, अब देखो मैं तो ग्राउंड से रिलेट करते हुए एग्जांपल दे रहा था, जो कि हमें एग्जांपल नहीं लेना है, लेकिन लिया मैंने यही वाला जिससे आपको समझ में अच्छे से आए। मतलब एक बात ध्यान रखना, जो ग्राउंड वाला एग्जांपल है वो एक तरह से सही है भी और नहीं भी, ऐसा है वो। तो सर एक ही साइड में डिसाइड कर लो है या नहीं है, ये बीच में ही लटक रहा है। ये क्या है, बीच में ही लटक रहा है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं आप लोगों से कि इसके अंदर में एक और चीज बोली जाती है कि भैया आफ्टर टक्कर क्या होता है, आफ्टर टक्कर, आफ्टर द कोलिजन बोथ बॉडी स्टिक टुगेदर, बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव, टुगेदर एंड मूव, तो उसको बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जो हम लोगों को यहां पर पढ़ना है, जो हम लोगों को यहां पर पढ़ना है। मतलब हमारी जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की जो बात कर रहे हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि भैया टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में काइनेटिक एनर्जी सेम है। पार्शियल इलास्टिक या इनइलास्टिक के अंदर में हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया जो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है वो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन की तुलना में कम है। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। बट जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की जब हम लोग डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि काइनेटिक एनर्जी काफी कम हो जाती है यदि मैं इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं। लेकिन रियलिटी ये है कि भैया इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो इसके बेसिस पर दी गई है कि इसमें बताया गया है कि आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, दोनों बॉडी आपस में चिपक जाती हैं और साथ साथ में मूव करती हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास में एक पॉइंट और आता है कि यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है उतना लॉस यहां पर होता है। तो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। मैंने 3 एरो बना दिए लेस देन के साइन, 3 की जगह 2 ही बनाने चाहिए थे, 3 कुछ ज्यादा ही बना दिए मैंने, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे काइनेटिक इसके जो मैं एग्जांपल दूंगा तो देखो इसमें तो मैंने बाउंसिंग बॉल का एग्जांपल सीधा सीधा आपको दे दिया। अब इसकी यदि हम लोग बात करें तो इसमें कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं, कंचे का एग्जांपल हो गया, जो आपने कंचे खेले होंगे बचपन में, या फिर बिलियर्ड्स टेबल सुना है, बिलियर्ड्स पूल बोलते क्या बोलते हैं वो, देखो ऐसे वो डंडी से लेके ऐसे करते हैं, वो बॉल से बॉल को मारते हैं, तो वो टाइप का कोलिजन वो इसमें आ जाता है। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, जैसे आपने मान के चलो एक बोरी है, बोरी के अंदर में आपने क्या भरे, मिट्टी मिट्टी भर रखी है कुछ तो भी, और उस पर गोली मार दी, तो क्या होगा, गोली के साथ साथ में वो भी आगे चलता है। अरे चलती है कि नहीं चलती, तो वो होती है आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। हम लोगों को एक एक करते हुए अब इसके देखो सोचो कितने टाइप बन सकते हैं।
मतलब ये तीनों हो गए अपने आप में, इनके तीनों के हेड ऑन और तीनों के ऑब्लिक, ऐसे हमको पढ़ना चाहिए, है ना कि नहीं। तो हम लोग यहां पर जो हमारे सिलेबस में है उन चीजों के बारे में बात करेंगे, और सबसे पहले हमारा जो शुरुआत करेंगे वो रहेगी परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के साथ में। लेकिन इनमें एक चीज और आती है, आगे चल के आपको एक पॉइंट पढ़ने को मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख ही देता हूं, इतना कर दिया है तो वो ये है कि भैया इसमें ई की वैल्यू आएगी 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1, यहां पर आएगा लेस देन 1 और यहां पर आएगा 0, ठीक है, यहां पर आएगा 0, याद रखने वाला पॉइंट है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा बेटा हिंदी, तो आप लोग देख लेना, सिंबल ई है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग एक हेडिंग डाल लेते हैं, प्यारी सी हेडिंग, और उस हेडिंग का नाम है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन, सर ऑन नहीं रखना है इसमें, ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो पता लगा सर ऑन रख के टक्कर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं, मान के चलो हमारे पास में कोई एक ऐसी सिचुएशन यहां पर निकल के आ रही है, कुछ ऐसे कि दो बॉडीज हैं, तो दो बॉडीज हैं तो उनका मास लेना जरूरी है, क्योंकि मैकेनिक्स में तो सारी कहानी मास से रिलेट करते हुए चलती है। तो मैंने बोला लेट्स से हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, ये एक लाइन बना लो पहले तो, ठीक है, ये एक लाइन बना ली m1, और ये मूव कर रहा है आपका u1 वेलोसिटी से, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2 और ये मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से, हेड ऑन है, मतलब एक ही लाइन पे कहानी हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जहां पर टक्कर होगी तो यहां पर एक कंडीशन और होगी भैया, u1 ग्रेटर देन u2 होगा तभी टक्कर होगी, टक्कर तभी होगी। अब ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होता है, जब कोलिजन हो रहा होता है तो ये दोनों बॉल ये आपस में, ये बहुत ही शॉर्ट इंटरवल वाली बात होती है, मतलब ये दिखाई नहीं जाती है, ये दिखती नहीं है, हम लोगों को पता नहीं चल पाता, इतना शॉर्ट इंटरवल का कॉन्सेप्ट है ये। आपने देखा होगा कैमरे को स्लो मोशन में दिखाए जाते हैं बहुत बार, बहुत चीजें आपने देखी होंगी शायद से, तो वो स्लो मोशन वाला इंपैक्ट है यहां पर। अब आगे बढ़ते, टक्कर के बाद में क्या होगा, ये आपका m1 वाला और ये चल रहा है आपका m2 वाला, इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2, ठीक है। ये पूरी टक्कर हमारी हो गई हेड ऑन कोलिजन की, हम लोग बात कर रहे हैं। अब हेड ऑन के अंदर में अलग अलग जो केसेस आएंगे उसमें सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक, तो वही हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे अप्रोच करेंगे तो उसको मैं बता देता हूं। तो एक काम करते हैं, हेड ऑन कोलिजन, देखो मेन है हमारा हेड ऑन कोलिजन, उसके अंदर का ये पहला हिस्सा है परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन की बात यहां पर चलने वाली है। अब मैंने यहां पर बोला है आपको कि भैया एक बात ध्यान रखना है कि यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन तो होने ही वाला है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, मोमेंटम कंजर्वेशन आपसे कहता है कि भैया इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, मतलब आपने लिखना है m1 u1 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर का m1 v1 प्लस का m2 v2। ये बात समझ में आ गई, m1 u1 प्लस का m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस का m2 v2, दिस इज योर वेरी फर्स्ट इक्वेशन जिसे मोमेंटम कंजर्वेशन से लिखा गया है। अब यहां पर एक बात और है भैया, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है, मतलब यहां पर आपको बात करनी है काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। किसके बारे में बात करनी है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करनी है। तो आप लिखोगे हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस का हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस का हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, यस और नो, इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। हमारे पास में 2 इक्वेशन बन गई हैं। अब मैं क्या करता हूं, अब जरा पहले एक काम करते हैं, इन इक्वेशंस को जरा अच्छे से फॉर्मेट में लेके आते हैं। वो फॉर्मेट क्या है, मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिख लेता हूं, कैसे, m1 वाले एक साइड में, तो ये बन जाएगा m1 u1 माइनस का v1 बराबर m2 और v2 माइनस का u2। ऐसा ही लिखा ना, इसमें से तो ये सब्ट्रैक्ट होगा और इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा, v2 में से u2, सही करा लिया, मतलब बिल्कुल सही है। अब ऐसे ही यहां पर देखो इस वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा, हाफ 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 कट जाएंगे, अरे 1/2 1/2 1/2 1/2 कैंसिल, और u1 और v1 को एक साइड में लेते हैं तो m1 कॉमन आके इधर में बन जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर
बराबर में m2 और v2 स्क्वायर माइनस का u2 स्क्वायर, ये आपके पास में एक और इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? श्योर है या नहीं है? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कौन सी दिक्कत है। अब मैं क्या करता हूं, देखो अगले पेज पे जाता हूं और इक्वेशंस को वापस से लिख लेता हूं। हमारे पास में बन रही है m1 u1 माइनस का v1 बराबर m2 v2 माइनस का u2, और एक बन रही है आपके पास में m1 u1 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर बराबर m2 और v2 स्क्वायर माइनस का u2 स्क्वायर। सही बात है। अब देखो इस वाली इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस का v1। ये कहां से आया सर जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर आपने तो माइनस वाला पहले लिख दिया। अरे सर जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो यहाँ पे पहले मैं प्लस वाला ले लेता हूँ, v2 प्लस का u2 और v2 माइनस का u2। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को आपस में कर दिया डिवाइड। दो डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ये आएगा आपके पास में m1 u1 माइनस का v1 अपॉन m1 u1 माइनस का v1 u1 प्लस का v1 बराबर m2 v2 माइनस का u2 अपॉन m2 v2 प्लस का u2 और v2 माइनस का u2। सही बात है, कैंसलेशन मारो यहाँ पे फटाफट। तो भैया देखो m1 से m1 कैंसल, u1 माइनस u1 से ये वाला कैंसल, इससे ये वाला कैंसल, इससे ये वाला कैंसल, तो ये बचेगा कितना, तो ये बच रहा है u1 प्लस का v1 बराबर v2 माइनस का u2। सो यहां से आपके पास में कुछ चीजें निकल के आती हैं, वो क्या है जरा हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। सॉरी बेटा मैंने गलत काट दिया यार, ये माइनस से माइनस वाला कटेगा, ये प्लस वाला बचेगा, तभी मैं सोचूं ऐसा क्यों हो रहा है। अब क्या हो रहा है वो मुझे मालूम है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं यहां से बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया देखो ये बनेगा u1 माइनस का u2 बराबर का v1 माइनस का v2, सॉरी u1 माइनस का u2 बराबर v2 माइनस का v1। वापस से लिख लेता हूं, u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस का v1। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इनको टर्मिनोलॉजीज नाम करते हैं, नामकरण करते हैं यहां पर, जिनको हम लोग कहते हैं u1 माइनस u2। जो u1 माइनस u2 है इसे बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और एक और चीज बच रही है यहां पर, जो है v2 माइनस का v1। ये v2 माइनस का v1 ये यहां पर निकल के आता है, इसे कहेंगे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सर ऐसे कैसे नाम दे दिए, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो सॉरी, देखो u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 मतलब ये वो रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आएगी जिससे m1 वाला m2 के पास में जा रहा है, और v2 माइनस का v1 करोगे तो भैया ये वो वेलोसिटी निकल के आएगी जिससे m1 और m2 दूर हो रहे हैं। बराबर है, मतलब इनके पास आने के लिए रिलेटिव स्पीड क्या है, u1 माइनस u2, और इनके दूर जाने के लिए क्या होगी, v2 माइनस का v1 होगी। ये यहां पर आपके पास में निकल के आती हैं, दो टर्मिनोलॉजीज निकल के आई हैं। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी निकल के आई है, एक निकल के आई है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और एक निकल के आई है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो भैया जी यहां पर आपको ध्यान रखना है क्या, एक टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, जिसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहां से एक रेस्टिट्यूशन, इसे हम लोग ई से डिफाइन करते हैं, तो इसे बोला गया है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, मैंने वेलोसिटी लिखा ही नहीं यहां पे, ओके एरो मार के लिख दीजिए रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इनका जो रेशियो होता है वो आपका कहलाता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये बात समझ में आई, तो यहां से हम लोग लिखेंगे E बराबर आएगा v2 माइनस का v1 अपॉन u1 माइनस का u2। ये बात समझ में आ गई।
यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कुछ कर लेता हूं तो यहां से कुछ चीजें यहां पे निकल के आ जाएंगी, और वो ये है कि भैया E बराबर V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस का U2, ये तो हो ही गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्लियरली कि V2 माइनस का V1 बराबर E इंटू U1 माइनस का U2। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहां पर कुछ कंडीशन लगती है हमारे पास में, वो ये है, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू 1 होती है, ये हमें याद रखना होता है। यदि E की वैल्यू 1 है तो देयरफॉर आई कैन से दैट V2 माइनस का V1 बराबर का आएगा कितना, U1 माइनस का U2। इसका मतलब यह है कि भैया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगी वो आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होगी। रिलेटिव वर्ड मैंने लिखा नहीं है, इतने आप समझदार हैं, तो रिलेटिव वर्ड है यहां पर, ऐसा नहीं कि वो कहीं घूमने चला गया। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिसे मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। कैसे प्रूव किया, तो देखो यहां पर मैं बता दिया हूं कि भैया सॉरी, हाँ यहां पर मेरे पास में आ गया था, और ये इस बेसिस पर आया था क्योंकि मैंने यहां पर मोमेंटम कंजर्व किया और एनर्जी कंजर्व की। बात समझ में आ रही है? लेकिन यदि है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता तो क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाता? बिल्कुल नहीं लगा पाता। क्या मैं लगा पाता? बिल्कुल नहीं लगा पाता। तो क्या होगा, तो भैया हम लोगों को फिर अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस करना पड़ता था। मतलब कैसे? अब ओवरऑल की बात करते हैं, ठीक है। ओवरऑल की यदि मैं बात करता हूं तो भैया कहानी फिर से ऐसे ही कुछ शुरू होगी। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू हुई, ये है आपका M1 वाला और ये चल रहा था U1 से, ये यहां पर M2 वाला जो चल रहा है U2 से, बाद में टक्कर हो गई, टक्कर के बाद में ये M1 वाला चल रहा है V1 से और M2 वाला चल रहा है V2 से। ठीक है, ये ऐसा चल रहा है। मोमेंटम कंजर्व रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। मतलब आपने लिख दिया M1 U1 प्लस का M2 U2 बराबर का M1 V1 प्लस का M2 V2। सो यहां से मैं वही सिंपल वाला फंडा M1 U1 माइनस का V1 बराबर M2 V2 माइनस का V1, ये इक्वेशन तो बननी ही बननी है, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। और दूसरी इक्वेशन जो बनती है वो बनती है E बराबर का V2 माइनस का V1 अपॉन U1 माइनस का U2। सो यहां से जरा हम लोग देखते हैं तो क्या हो सकता है कि V2 माइनस का V1 बराबर आ जाता है E इंटू U1 माइनस का U2। सो यहां से मेरे पास में V2 बराबर आएगा E इंटू U1 माइनस का U2 प्लस का V1। तो ये यहां पर V2 की इक्वेशन आ रही है। लेकिन V2 की इक्वेशन आ रही है, इसका कोई उपयोग होगा क्या? सोचिए और बताइए, कोई उपयोग होगा या नहीं होगा? कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अरे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब बेसिकली क्या करना होता है, यहां से इस V2 की वैल्यू को उठा के हम लोग यहां पर पुट करते हैं, तो V2 की वैल्यू उठा के पुट करते हैं, सब कुछ गायब हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ V1 बचता है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? V1 बचता है। लेकिन हम तो परफेक्ट इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे थे, ये बीच में कहां से आ गया सर जी? तो भैया हम लोग वहां पर जब बात कर रहे थे वहां पर लिखेंगे M1 U1 माइनस V1 बराबर M2 और V2 माइनस का V1, और ये वाली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कितनी? V2 बराबर का U1 माइनस का U2 प्लस का V1। क्यों? E की वैल्यू 1 है। मैंने क्या बोला? फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये इक्वेशन बनेगी। तो सर ये पहले जो इक्वेशन बनी इसका क्या करेंगे? अरे भैया देखो, कहीं से भी आप कर लो, कुछ सॉल्व ही नहीं कर पाए अभी तक। आपने कुछ सॉल्व किया क्या? एक बात बताओ, ये इक्वेशन बना दिया आपने U1 V1 प्लस का V2 U2, और ये इक्वेशन में कौन सा फर्क है? कोई फर्क है ही नहीं, ये तो एक ही इक्वेशन है। अरे बात समझ में आई? अच्छा सर हमारे पास में दो इक्वेशन है तो सही, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाली और एक ये वाली। हाँ तो भैया मैं उन्हीं का ही उपयोग कर रहा हूं, मैं कौन सा कुछ नया कर रहा हूं? भैया मैंने वही दो इक्वेशन लगाई है, मोमेंटम कंजर्वेशन से आई है, ये अलग इक्वेशन आई है। अब यहां से यदि मैं वैल्यूज को पुट करता हूं यहां पर, तो देखो क्या बन जाएगा। ये आएगा आपका M1 U1 माइनस का M1 V1 बराबर M2 U2, सॉरी V2 है ना ये, इसमें तो वैल्यू पुट करनी है मेरे को, M2 इंटू U1 माइनस का U2 और प्लस का V1, इतने बड़े को इक्वेशन में डालेंगे, माइनस के क्या है M2 V1। ठीक है, ये इतना सारा हो गया। कुछ कटने पिटने वाला दिख रहा है क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही सॉल्व हो गया क्या? V2 बराबर U1 माइनस U2 प्लस का V1, मैंने सही लिखा है? ओके हाँ, V1 से V1 तो कट जाएगा, सही बात है बेटा, V1 से V1
कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपके पास में आ रहा है m1u1 माइनस का m1v1 बराबर का आ रहा है m2, और ये आ रहा है u1 माइनस का u2। क्यों? m2v1 और m2v1 कट जा रहा है। यहां से जरा देखते हैं हम लोग, इधर में लेके जाते हैं इसको, तो m1v1 बराबर आ रहा है। यार ये आंसर मेरा कुछ अलग सा आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ गड़बड़ी कर रहा हूं क्या मैं? कहां गड़बड़ी कर बैठा हूं मैं? वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये सॉल्व करके आपको जो आंसर आएंगे वही आपके मेन आंसर हैं। ये आ रहा है m1v1 जाके इधर में चला जाएगा, तो ये आएगा m1u1, ये इधर में गया तो ये इधर में ही है, माइनस का m2u1 माइनस का u2। ओके, सो भैया जी आपके पास में v1 बराबर आ रहा है, m1 से m1 तो कट जाएगा, ये आएगा u1 माइनस का m2 अपॉन m1, और ये u1 माइनस का u2। ये ऐसी इक्वेशन मेरे पास में आ रही है डरावनी सी, जबकि ये नहीं आनी चाहिए, m1 प्लस का m2 आना चाहिए था। कहीं पर हम उस चीज को भूल के आए हैं। डेफिनेटली वी हैव डन सम मिस्टेक व्हाइल डूइंग दिस। श्योरली पक्का गलती करी है हम लोगों ने। अब गलती कहां करी है वो मिलनी नहीं है हम लोगों को। यहाँ पे मिल जाएगी क्या इतनी जल्दी? पॉसिबल ही नहीं है भैया, गलतियां जल्दी मिल जाएं। एक काम करते हैं, जरा करके देखते हैं भैया। देखो वापस से देख लेते हैं। ये है आपका m1u1 प्लस का m2u2 बराबर का m1v1 प्लस का m2 और v2 की वैल्यू यहां पर आपको पुट करनी थी। v2 की वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो ये आएगा m1u1 प्लस का m2u2। देखो एक बार और ट्राई कर रहा हूं, नहीं आया तो आपको फाइनल आंसर याद ही रखना है, वो है m2, और v2 की जगह आपने रख दिया कितना था, u1 माइनस u2 और प्लस का v1। सही लिखा है क्या? देख लो एक बार, u1 माइनस u2 प्लस का v1। ठीक है, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। ओके, हाँ मिल गया। देखो कहीं ना कहीं गलती करी थी मैंने, इसका मतलब m1u1 प्लस का m2u2 बराबर, अब देखो यहां से आ गया m1v1 और ये आएगा प्लस का m2v1 आ गया क्या? देखो m1v1 प्लस का m2v1 प्लस का m2 इंटू u1 माइनस का u2, ये यहां पर मिलते हुए नजर आ रहा है। अब जरा देखिए यहां पर फटाफट से, ये आएगा कितना, यहां से देखिए क्या मेरे पास m1 प्लस का m2 कॉमन आ जाएगा और ये v1 बचेगा। बिल्कुल सही बात है। ओके चलो, अब और क्या रिलेशन चाहिए? देखो मेरे को रिलेशन के हिसाब से ही फोकस करना है और कुछ नहीं है। m1u1 है यहां पर, m1u1 इधर में भी है, ये m2 वाले को इसको इधर लेके आता हूं मैं यदि, तो क्या हो जाएगा? देखो प्लस का ये बनेगा m2u1 माइनस का m2u2, और इधर में आ रहा है m1u1 प्लस का m2u2। ओके, तो भैया देखो m1 वाले को एक तरफ रहने दो, कि u1 वाले को एक तरफ रखता हूं। किसको एक तरफ रखूं, किसको एक तरफ रखूं? देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यदि आंसर प्रॉपर बनाना है तो मेरे को, है ना। पहले वाले में कहीं ना कहीं गलती करा था, मेरे को अभी गलती मिल नहीं रही है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग मुद्दा है। एक काम करते हैं, u1 वाले को कॉमन लेते हैं। तो देखो मैं इसको इधर लेके आया और उसको भी इधर लेके आया, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, u1 आएगा कॉमन m1 माइनस का m2। सर जी ये स्टेप कहां से आ रहा है? देखो मैं मिटा के फिर से लिख रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको दिखाई दे, समझ में आए। मैंने क्या बोला? देखो ये वाला स्टेप और ये वाले को देखिए, दोनों में u1 है, इधर आएगा तो नेगेटिव बनेगा। ध्यान से देखो मैं क्या बोला, इसको इधर लेके आया तो ये नेगेटिव बनेगा, तो देखो u1 कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा कितना, m1 माइनस का m2 इंटू u1, कॉमन निकाल के सही लिखा है, प्लस का m2u2, और इधर से भी m2u2 आएगा तो दो बार m2u2 हो जाएगा, तो ये आएगा 2m2u2 बराबर का m1 प्लस का m2 इंटू v1। क्या ये सही लिखा है मैंने? सोचो और बोलो फटाफट से। बिल्कुल सही बन चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ v1 का आंसर लिखना है, फाइनल वाला। मतलब v1 बराबर क्या आएगा जरा देखिए, तो अगले पेज पर मैं लिख रहा हूं v1 बराबर, देखो एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां से क्या हो रहा है। उसमें देखना क्या आया है, m1 माइनस का m2 आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल आया है, बस वही आपका आएगा। तो v1 बराबर आ गया आपका m1 माइनस का m2 अपॉन m1 प्लस का m2, और साथ में है यहां पर u1
प्लस 2m2u2 अपॉन में है m1 प्लस का m2। ये आ गया आपका वेलोसिटी 1 का फॉर्मूला। अब आपको इसी के बेसिस पर, अब ये जो v1 की वैल्यू आई है इसको उठा के आपको फाइनली क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। कौन सा? v2 बराबर था ना u1 माइनस का u2 प्लस का v1, तो यहां पर v1 की वैल्यू पुट करनी है। मुझे लगता है आज का लेक्चर तो डेरिवेशन में ही खत्म करवा दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, कई बार होता है। लास्ट में आपको मैं बोलूंगा ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो यहां पर आएगा v2 बराबर का u1 माइनस का u2 प्लस का v1 का फॉर्मूला लिखो, m1 माइनस का m2 अपॉन m1 प्लस का m2 इंटू u1 प्लस का 2m2u2 अपॉन m1 प्लस का m2। इसे सॉल्व करने के पश्चात देखो, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, कर सकता हूं, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब मैं आपको फाइनली सीधा सीधा आंसर बता देता हूं। ये आएगा m2 माइनस का m1 अपॉन m1 प्लस का m2, और ये इस बार हो जाएगा u2 प्लस का यहां पर आएगा 2m1u1 अपॉन m1 प्लस का m2। ध्यान से देखिए फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस का m2 इंटू u2 हो गया, पिछली बार u1 था, अपॉन देखो 2m2u2 था, यहां पर 2m1u1 आ रहा है, और दीज आर द आंसर्स ऑफ फाइनल वेलोसिटीज। ये किसके आंसर्स हैं? फाइनल वेलोसिटीज फॉर परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन्स में ये आंसर निकल के आ रहे हैं, जिनको आपको याद रखना है। देखो मैं पहले बता रहा हूं, आज के लेक्चर में तो मेरा सिर्फ फॉर्मूला डेरिवेशन पे ही बहुत सारी चीजें निकल गई, बट आने वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, क्योंकि सीधे इस पे सवाल होंगे और कुछ स्पेशल केसेस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, तो आने वाला लेक्चर यहीं से चालू होगा। तो भैया देखो आज के लेक्चर में आप लोगों ने एक तो चीज सीखी, मोमेंटम कंजर्वेशन, m1u1 प्लस का m2u2 बराबर m1v1 प्लस का m2v2, और उसके बाद में ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला सीखा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला था वेलोसिटी रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो कि v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस का u2 था। E की वैल्यू 1 थी और परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के लिए, और यदि परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन नहीं तो वहां पर आपका E आने लगेगा। क्लियर है? जिसे हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना तो देखते हैं। और लास्ट में फाइनल वेलोसिटीज का फॉर्मूला मैं आपके सामने बोल रहा हूं, देखो कैसे याद रखना है। v1 में आपका जब v1 है तो पहला u1 है, बाद में u2 है, ऊपर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस का m2 इंटू u1 प्लस का 2m2u2 अपॉन m1 प्लस का m2। v1 का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस का m2। और v2 का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? v2 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस का m2 इंटू u2 प्लस 2m1u1 अपॉन m1 प्लस का m2। ये फॉर्मूला अभी तक के लिए तो आपको टेम्पररी याद रखना है, आगे चल के इस फॉर्मूले में हम लोग कुछ और करामाती करेंगे, और उसके बाद में वो फाइनल फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना रहेगा, फिर वहां से E की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी के लिए सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, आगे जब E की वैल्यू में डलवा दूंगा तो उसके बाद में वो नया फॉर्मूला बनेगा, उसको आपको उसी के हिसाब से याद रखना है। ठीक है, इसमें कुछ E जुड़ेगा कहीं, तो भी कहां जोड़ना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, श्योर है? तो यहां तक के लेक्चर को आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही अच्छी बात है। फॉर्मूले को याद रखें, आने वाले लेक्चर में फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस और कुछ स्पेशल सवाल यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए